हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे थे और इसमें हमने चैप्टर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसको स्टडी कर रहे थे। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशंस को। स्टूडेंट, ये जो वर्मा कमेटी है इसको 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लीगल प्रोविज़न्स को आइडेंटिफाई कराया गया जिनके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको क्या किया जा सके, उनको इन्फोर्स किया जा सके। बेसिकली वर्मा कमेटी ने ऐसे जो लीगल प्रोविज़न्स थे उनको आइडेंटिफाई कराया था जो हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके इन्फोर्समेंट को एप्लीकेबल बनाते हो। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती हैं और इनके लिए क्या है, एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 51A। तो स्टूडेंट, ये जो वर्मा कमेटी है जिसको 1999 में एस्टेब्लिश किया गया, बेसिकली इसने कुछ ऐसे लीगल प्रोविज़न्स के बारे में बताया जो कि क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके इन्फोर्समेंट को, उनके एप्लीकेशन को वैलिड बनाते हैं और उनको इन्फोर्स कराते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, वो ऑब्लिगेटरी नहीं होती हैं, वो मैंडेटरी नहीं होती हैं, वो क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं, हम कोर्ट में उनको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। लेकिन ये जो वर्मा कमेटी है इसने इस चीज़ को बताया कि क्या है, कुछ ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लीगल प्रोविज़न्स भी हैं जिनके थ्रू हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इन्फोर्स करा सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो ऐसे लॉज हैं जो कि क्या है, इनडायरेक्टली जिनके थ्रू जो कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको इन्फोर्स कराया जाता है, और साथ ही अगर इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वायलेशन होता है तो क्या है, उसके लिए लॉ के द्वारा कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं कि उनको पनिश भी किया जा सकता है। तो वर्मा कमेटी के द्वारा इन सब लीगल प्रोविज़न्स को ही बताया गया है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एप्लीकेशन को वैलिड बनाते हैं और उसको इन्फोर्स कराते हैं। स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। स्टूडेंट, ये सब जो एक्ट हम पढ़ेंगे ये सभी एक्ट क्या करते हैं, ये सभी एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्फोर्स कराते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन इन चीज़ों में पाया जाता है और इनका वायलेशन करता है इन ड्यूटीज़ का, तो उसको इन एक्ट के थ्रू पनिश किया जाएगा, ठीक है, और उसको ऑफेंस माना जाएगा क्योंकि ये क्या हैं, लीगल प्रोविज़न्स हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडियन सिटीज़न क्या करता है, वो अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसऑनर करता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर नेशनल फ्लैग को डिसऑनर करता है, या फिर नेशनल एंथम को डिसऑनर करता है, या इन सब चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो क्या होगा, उसको इस प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के थ्रू उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो नॉन जस्टिशिएबल होती हैं और इनको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको वर्मा कमेटी के द्वारा बताया गया कि जिनके इन्फोर्समेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज बनाए गए हैं। अगर आप क्या है, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वायलेट करते हैं या कोई भी इंडियन सिटीज़न इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वायलेट करता है तो उसके लिए जो ये डिफरेंट स्पेसिफिक लीगल प्रोविज़न्स किए गए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, उसके थ्रू उनको पनिश किया जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट हमने इसमें ये पहला एक्ट पढ़ा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन नेशनल एंथम की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की या फिर नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको डिसऑनर करता है, तो उनको इस एक्ट के थ्रू पनिश किया जाएगा। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 है वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को
जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो नेशनल फ्लैग है हमारा और जो नेशनल एंथम है, इन सबको इनके डिसऑनर होने से बचाता है, इनकी डिसरिस्पेक्ट होने से बचाता है। तो स्टूडेंट जो इसी क्रम में क्या है, कुछ और भी लॉज हैं, कुछ और भी लीगल प्रोविजंस हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोर्ट के सामने लायबल बनाते हैं, इन्फोर्सेबल बनाते हैं। जैसे कि कहा गया है कि क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे देश में जो भी ऐसे लोग हैं जो लोगों के बीच में क्या हैं, उनके बीच में शत्रुता पैदा करते हैं, लोगों को आपस में धर्म जाति के आधार पर लड़ाते हैं, उनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट को पैदा करते हैं, या फिर क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, या फिर रिलीजन के बेसिस पर अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, लोगों को आपस में लड़ाता है या उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, तो क्या होता है, उसके लिए हमारे देश में स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर डिफरेंट क्रिमिनल लॉज को बनाया गया है। और उस ऐसा करने वाले पर्सन को जो कि क्या कर रहा है, कुछ रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर क्या है, लोगों के बीच में टकराव उत्पन्न कर रहा है, उनमें कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उसको स्टेट या फिर सेंटर के डिफरेंट जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंडर उनको पनिश किया जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जैसा कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं उनका मेन मकसद क्या है कि हमारे देश में क्या बनी रहे, हार्मनी बनी रहे। ठीक है, तो हार्मनी क्या हो, बैलेंस बने रही, हार्मनी को का एस्टेब्लिशमेंट हो, इस चीज़ के लिए ही यहाँ पर क्या है, क्रिमिनल लॉज को फोर्स किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन धर्म जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर लोगों के बीच में टकराव उत्पन्न करने की कोशिश करता है, कोई वायलेंट प्रोसेस करने की कोशिश करता है या दंगे भड़काने की कोशिश करता है, तो उसको क्रिमिनल एक्ट्स के थ्रू उसको पनिश किया जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश में क्या हो, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एम है कि हमारे देश में हार्मनी बनी रहे और जो क्या है, जो ब्रदरहुड है वो लोगों के बीच में बनी रहे और यूनिटी देश की बनी रहे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें जो नेक्स्ट एक्ट आता है जो कि डायरेक्टली जो क्या है, ये भी हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको इन्फोर्स कराता है, उनको एप्लीकेबल बनाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। स्टूडेंट जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, इसको पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट भी कहा जाता था। ठीक है, जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है उसे क्या कहा जाता था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट भी कहा जाता था। और इसका क्या है, बाद में नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, 1976 में इसका नेम चेंज करके कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो स्टूडेंट ये जो एक्ट हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 17 में, जो क्या था, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी था। इस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन क्या है, कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर कोई भी भेदभाव करता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो उसको पनिश किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है, सोशल हार्मनी देश में बनाने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक ऐसा प्रोविज़न है जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एप्लीकेबल बनाता है, उनको इन्फोर्स कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट जो हमारे क्या है, इंडियन पिनल कोड है, उसमें भी क्या हैं, कुछ जो ऐसे जो भी ऑफेंसेस हैं जो कि हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए उसमें कुछ भी अपने क्या हैं, उसमें बाधा पहुंचाते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं या फिर कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। तो जो ये इंडियन पिनल कोड है वो क्या करता है, ऐसे लोगों के लिए पनिशेबल ऑफेंस को बनाता है या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि क्या हो, जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हानिकारक हो, जो हार्म कर रहा हो नेशनल इंटीग्रेशन को, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत उसको
पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, उसको क्या कर दिया जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको इंडियन पीनल कोड के अंदर उसको पनिश किया जाएगा, जो कि क्या करता है, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को अगर तोड़ने की कोशिश करता है तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 है, एक और एक्ट आता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, उसके थ्रू भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स कराया जाता है। जो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 है, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है, समाज में कोई इल प्रैक्टिसेस को करता है, सोसाइटी को बांटने का काम करता है रिलीजन के बेसिस पर, या फिर क्या है, लोगों के बीच में रिलीजन के बेसिस पर कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो ऐसा अगर कोई भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कोई भी अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये कहा गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के थ्रू। ये किसके लिए कहा गया है, कोई भी ऐसा कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि क्या करता है, समाज को रिलीजन के बेसिस पर उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करता है, सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश करता है, या फिर रिलीजन के बेसिस पर क्या करता है, दंगे भड़काने की कोशिश करता है, तो उसको इस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के थ्रू एक गैर कानूनी एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। स्टूडेंट, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या फिर कोई भी ऐसा मेंबर हो जो कि क्या हो, स्टेट लेजिस्लेचर से हो, उसके लिए कहा गया है, मीन्स ये क्या है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर होते हैं, बेसिकली क्या है, ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कहा गया है कि अगर वो क्या करते हैं, रिलीजन के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर क्या है, लोगों से वोट मांगते हैं, लोगों से ये अपील करते हैं कि क्या है, मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन से हूँ और उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों से ही वो अपील करते हैं कि क्या है, मुझे इस लैंग्वेज के बेसिस पर या रिलीजन के बेसिस पर या फिर कास्ट के बेसिस पर अगर वो वोट की अपील करते हैं जनता से, तो उसके कैंडिडेचर को ही कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको ही वॉइड कर दिया जाएगा। ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कहा गया है। और साथ ही ये कहा गया है कि अगर कोई भी जो कि क्या हो, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमपी हो, या फिर क्या हो, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो, एमएलए हो, तो उसके लिए ये कहा गया है कि वो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट करता है जिससे कि सोशल हार्मनी बिगड़ती हो, या फिर क्या होता हो, दो डिफरेंट रिलीजन के लोगों में आपस में टकराव पैदा होता हो, तो उसका जो कैंडिडेचर है उसको ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 है, ये भी क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स कराता है कि अगर कोई भी पर्सन क्या है, धर्म, जाति, लैंग्वेज, रेस के आधार पर अगर वोट मांगेगा, ये कहेगा कि मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, तो आप इस बेसिस पर ही मुझे उन्हीं लोगों से कहता है कि मुझे इस बेसिस पर मुझे वोट दीजिए, तो क्या है, उसका कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया जाएगा और इसको क्या है, एक प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। जो स्टूडेंट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, उसमें कहा गया है कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उनका जो ट्रेड होता है, उनको क्या करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए। ठीक है, जो भी क्या है, रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं या फिर जो विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं, ठीक है, अगर उनको जो उनका
क्या हो रहा है, जो उनका ट्रेड हो रहा है उसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट ये भी क्या है, एक तरीके से हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है और ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स कराने का काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 checks indiscriminate deforestation and diversion of forest land for non-forest purposes। स्टूडेंट ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 है, इसके थ्रू भी क्या किया जाता है, इसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि जो भी क्या हो रहा है, जो क्या हो रहा है, रेकलेस जो डिफॉरेस्टेशन कर लिया जा रहा है, बिना सोचे समझे जो पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है, उनको डिफॉरेस्ट कर दिया जा रहा है। तो इससे इस चीज़ को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के थ्रू इंस्पेक्ट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। और साथ ही जो क्या हो रहा है, जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसको जो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए जो उसका यूज़ किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे जो अलग अलग काम किए जा रहे हैं, चाहे फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही हूँ, चाहे कोई भी क्या हो रेजिडेंशियल एरिया उसको बनाया जा रहा हो, तो इस चीज़ पर क्या है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 है वो उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करता है कि इनने जो भी क्या है, जो रेकलेस डिफॉरेस्टेशन किया है उस चीज़ को इंक्वायर करता है। और साथ ही जो फॉरेस्ट लैंड है उसका जब क्या है इर्रेगुलेटेड रूप से अगर उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए उस लैंड का यूज़ किया जाता है तो इसको भी चेक किया जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के थ्रू। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 है ये भी क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स कराता है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, उनको भी क्या किया जाना चाहिए, कंजर्व किया जाना चाहिए, उनको अननेसेसरी रेकलेसली उनको डिफॉरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए और फॉरेस्ट लैंड का अननेसेसरी क्या है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट भी क्या हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमने अपने इस लेक्चर में हमने उन सभी चीज़ों को समझा, ऐसे लीगल प्रोविज़न्स को समझा जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लॉ के सामने इन्फोर्सेबल बनाते हैं, कोर्ट के सामने इन्फोर्सेबल बनाते हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ये सब ऐसे लीगल प्रोविज़न्स हैं जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स कराते हैं, उनको एप्लीकेबल बनाते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी पब्लिक लीडर, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो क्या है धर्म, जाति, लैंग्वेज के बेसिस पर कोई अपना वोट नहीं मांग सकता है, इस चीज़ की अपील नहीं कर सकता है। और वो क्या है लोगों के बीच में या सोसाइटी को क्या है रिलीजन के बेसिस पर उनके बीच में टकराव पैदा नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उसका जो कैंडिडेचर है उसको ही रद्द कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट इसमें हमने इंडियन पीनल कोड के प्रोविज़न्स को भी पढ़ा कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए कोई भी क्या है उसको हार्म पहुंचाता है या फिर उसके लिए कोई भी एलिगेशंस करता है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हार्मफुल है तो उसको इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत उसको पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट हमने इसमें ये पढ़ा था कि द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या करता है, समाज को बांटने का काम करता है, सोसाइटी को रिलीजन के बेसिस पर कन्फ्लिक्ट पैदा करता है और क्या है समाज में दंगे भड़काने की कोशिश करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के थ्रू ऐसे
कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हमारे देश में स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल पर अलग अलग टाइप के क्रिमिनल लॉज को बनाया गया है, जो कि अगर कोई भी पर्सन क्या है किसी भी दो समुदायों के बीच में, दो रिलीजन के बीच में क्या करता है, टकराव पैदा करने की कोशिश करता है, लैंग्वेज के बेसिस पर भेदभाव करता है, रेस के बेसिस पर भेदभाव करता है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी के संग भेदभाव करता है, तो ऐसे लॉज को इन्फोर्स किया जाता है इन क्रिमिनल लॉज के थ्रू। ठीक है, जो कि स्टेट, कुछ ऐसे लॉज हैं जो स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं और कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। तो इन क्रिमिनल लॉज के थ्रू भी जो हमारी क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको इन्फोर्स कराया जा रहा है। और स्टूडेंट हमने अंडर आर्टिकल 17 में ही पढ़ा था कि क्या आता है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 आता है, जो कि क्या करता है, कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट को बताता है और उसको एक ऑफेंस डिक्लेयर करता है, और उस पर्सन को जो कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर क्या कर रहा हो, भेदभाव कर रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो, उसको इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को अगर डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको डिसऑनर करता है, तो उसके लिए भी हमारे लीगल प्रोविज़न लॉ में दिए गए हैं और उस पर्सन को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू उसको पनिश किया जाएगा। तो स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हमने वर्मा कमेटी के सारे उन रिकमेंडेशंस को पढ़ा, हमने उन सब लॉज को पढ़ा जिनको कि वर्मा कमेटी के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस भी हैं जो कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट कराते हैं। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इन्फोर्समेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं और इनको हमने अपने इस लेक्चर में स्टडी किया। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। और स्टूडेंट अब आपका यहाँ पर जो चैप्टर 9 है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे और अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।